जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट सभी साथी जुड़ जाइए क्लास से। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए RWA के SSCGD 2025 के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। और मेरे साथियों, यहाँ पर हम कर रहे हैं आज के मॉक टेस्ट यानी 19 जनवरी 2025 के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन। तो इस तरह से आपका मॉक टेस्ट शुरू होता है और इस टेस्ट के सोल्यूशन का उद्देश्य जो है कतई ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पर सोल्यूशन देखें और फिर जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट करें। इसका उद्देश्य ये है प्यारे साथियों, अगर आपने टेस्ट कर लिया है, आपकी कोई डाउट बन रहे हैं कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो कैसे हुआ, वो आप यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। टेस्ट करने के बाद इस सोल्यूशन को देखें, उससे पहले देखकर नकल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, ना कि किसी और को धोखा दे रहे हैं ऐसा करने के बाद। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर बच्चों को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो उन तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर बिना देरी के हुए टेस्ट को शुरू करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, तो क्लास से अंत तक जुड़े रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें, यानी जिसकी वर्तनी या स्पेलिंग जो है एकदम करेक्ट हो उसको चुने आप। शीर्षक की सही वर्तनी, ना तो षटकोण वाला शाह शुरू में नहीं होता, क्षत्रिय वाला शाह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो राइट क्या है आपका? ऑप्शन जो है डी है यहाँ पर एकदम से राइट, जो कि शीर्षक है। अगले बढ़ चलेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपको जो है चुननी है शुद्ध वर्तनी, यानी स्पेलिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो दीपक की वर्तनी गलत है, जबकि दीपक की वर्तनी सही ये होती है। यहाँ राम की तुलना कबीर से मत कारो लिखा है, कारो नहीं होता करो होता है, ये भी गलत लिखा है। और फिर कह रहा है यह मशीन सब कार्य करती है, तो मशीन की सही वर्तनी ये होती है बच्चे, ये इसने गलत लिखी है। और रही बात इसने पूछा क्या, शुद्ध वर्तनी, तो डी में एकदम सही है। जब 3 गलत हो गए तो एक सही है। औरत में बहुत शक्ति होती है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3। दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नहीं, मुझे तुमसे कोई डैश नहीं चाहिए, देशज विदेशज शब्दों का चयन करना है। वाक्य को पूरा करते हुए आप ध्यान रखें, एक बार उसे पढ़कर देखें क्या वो उचित बैठ रहा है या नहीं। नहीं, मुझे तुमसे कोई उम्र नहीं चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तुमसे कोई इमारत नहीं चाहिए, ये भी गलत है। नहीं, मुझे तुमसे कोई कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए। बताओ क्या हम बोलेंगे? मुझे तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए, यानी फिर डी राइट आंसर हो जाएगा। एहसान जो है स्टूडेंट ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। तत्सम जो संस्कृत से जैसे के तैसे हिंदी में लिए गए, तद्भव जो रूप परिवर्तित करके लिए गए। अम्लिका का आपको जो है तद्भव रूप चुनना है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। अम्लिका की जगह आंवला नहीं होगा, हल्दी नहीं होगा, अचार नहीं होगा, अम्लिका बोलते हैं इमली को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। आरंभ का विलोम क्या होगा? आरंभ मतलब शुरुआत, आगाज, और इसका विपरीत क्या होता है? अंत होता है। देखो जरा जल्दी से, अंत कहां पर है? श्रमजीवी लिखा है, शिमला भारत में, ये भी गलत। समय की कदर करनी चाहिए, ये भी गलत। तो अंत इसका विलोम है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है। अब लास्ट वाली बात को ध्यान रखिएगा, कभी यहां तक पढ़ के और लगाने लग जाओ आंसर। दिवस का विलोम जो नहीं है उसको चुनना है। दिवस मतलब दिन, और दिन का विलोम रात भी होता है, रात्रि भी होगा, रजनी भी होगा, निशा भी होगा। अवनी नहीं है, अवनी जो है ये धरती का पर्याय होता है, धरती या पृथ्वी का पर्याय। तो यही आपका राइट आंसर है। क्या पूछा था इसने? जो विलोम नहीं है उसे चुनो। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता डैश की पूजा की जाती है। देवता का पर्यायवाची बताओ जरा क्या होता है? देवता को परमात्मा, ईश्वर कहा जाता है, और क्या विबुध भी कहा जाता है। देखो विबुध दे रखा है तो विबुध राइट है। कामुर्क, यागसेनी और लक्ष्य गलत हो जाएगा। इसने सही पर्याय चुनने को बोला, विबुध भी कहा जाता है देवता को।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इस प्रश्न में जो है कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प जो नहीं है, यानी जो पर्याय ना हो उसको आपको चुनना है। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 5000 से ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं। आवेदन का पर्याय कौन नहीं है? आवेदन का मतलब होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना, याचिका डालना या याचना करना, जबकि आगाज नहीं होता। आगाज का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत। तो राइट क्या है फिर आपका? ए है। इसने बोला था कौन पर्याय नहीं है आवेदन का? आगाज नहीं है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से अली का पर्याय बताइए। अली का मतलब होता है भंवरा या भौरा। ठीक है, अब बताओ जरा। फूल पर डैश गुनगुनाता, वास नहीं। फूल पर अब्ज गुनगुनाता नहीं, काक भी नहीं गुनगुनाता। भृंग या भौरा गुनगुनाता है, तो भृंग या भौरा आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। भौरे का ही पर्याय होता है भृंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए शब्द में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? दिवारात्रि मतलब दिन और रात, ऐसे करके आप इसे देखो, दिन और रात का पर्याय बताओ। महाशिवरात्रि के समय लोग डैश जागते हैं, भरपेट जागते रहते हैं? नहीं, भरपेट थोड़ी जागते रहते हैं, निर्जल जागते रहते हैं। यानी हमें भरना है दिन और रात का जो है समानार्थी या कहे पर्याय। तो दिन और रात का पर्याय भरपेट भी नहीं है, निर्जल भी नहीं है। अब यहाँ तो दिन भर है, बच्चे कंफ्यूज होंगे बी में और डी ऑप्शन में। तो दिन भर जो का मतलब, दिन भर का मतलब सिर्फ दिन की बात हो रही है, रात की बात तो हुई नहीं, जबकि दिन और रात दोनों की बात होनी है, यानी दिवा और रात्रि की बात होनी है। अहर निश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम दिन और रात कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यांश में उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती हो क्या कहलाती है? ज्ञाति, विदुषी, ज्ञानी, विदूषक। विदूषक तो पुरुष होगा, तो ज्ञानी भी नहीं होगा, ज्ञाति भी नहीं होगा। राइट आंसर है विदुषी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ व्यक्त करता हो। बिंद सो गया, बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। यानी जो चला गया, बिंद गया सो मोती, रह गया जो सीप, यानी जो चीज हो गई वो अच्छी है, जो भी चीज हमारे काम आ रही है वो अच्छी है। एक ना एक दिन अच्छे दिन आ जाते हैं, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। रक्षक का भक्षक हो जाना भी गलत है। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी, जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। तो ये तो मतलब कि चादर पसारने वाला वो जो मुहावरा है या लोकोक्ति, उसके अनुसार है ये तो, ठीक है ना। जैते लांबी सौर तैते पांव पसारी, ऐसे करके जो है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट क्या है? बिंद गया सो मोती, रह गया सो सीप। जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है, ठीक है। यानी जो भी जरूरत के वक्त आपके काम आ गए वही वस्तु अच्छी है, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा कीमती हो तभी आपके लिए वो अच्छी होगी। तो राइट क्या है आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन कि विकल्पों में से कीजिए। भूंजी भांग ना होना। अब भूंजी भांग, बहुत सारे बच्चे तो इस भूंजी शब्द का अर्थ समझते होंगे, खाने की एक वस्तु जो एकदम गरीबी के हालात में भी व्यक्ति खा सकता है, ठीक है। भूंजी भांग ना होने का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम गरीब है वो, यानी संदेह की स्थिति में होना, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे परे रहना भी गलत है, कष्ट झेलना भी गलत। अत्यंत दरिद्र होना, यानी बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास भूंजी भांग तक के पैसे उपलब्ध ना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। अब क्रिया की अशुद्धि किसमें है? देखो जरा जल्दी से। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, बिल्कुल सही लिखा है वाक्य, कोई गलती नहीं है। बच्चा खाना खाता है, इसमें भी कोई गलती नहीं, एकदम सही है क्रिया। बच्चा पढ़ता है, यहाँ पर भी क्रिया की कोई गलती नहीं है। कृपया एक गिलास पानी बुझाइए, पानी बुझाइए नहीं होता, पानी पिलाइए होता है। तो इसी में क्रिया संबंधी जो है अशुद्धि है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। खेलकूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने से प्रेरणा देते हैं। खेलकूद हमें विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ने की, यहाँ पर बढ़ना लिखा है, गलत है। यहाँ बढ़ते लिखा है, गलत है। आगे बढ़ने के प्रेरणा नहीं होगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 और गद्यांश से जुड़े हुए 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, एसएससी के एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी सिलेबस में याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो है दिमाग लगाने की जरूरत है, उचित को आपको चुनना होगा, आंसर्स आपके सामने ही होता है। गद्यांश को पढ़ें ध्यान से। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर डैश रहना। आत्मनिर्भरता से आप क्या समझते हैं? अपने ऊपर दूभर रहना? नहीं। अपने ऊपर सहारा रहना? नहीं।
अपने ऊपर प्रवृत्ति रहना नहीं, अपने ऊपर निर्भर रहना। तो राइट क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए भरेंगे, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान नंबर 2 के लिए आपको भरना होगा। जब मनुष्य अपने कार्य डैश करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। अपने कार्य खुद करता है, खुद करता है को कल नहीं बोलेंगे, श्रेष्ठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, स्वयं बोलेंगे। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो वो आत्मनिर्भर कहलाता है। तो स्वयं राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, रिक्त स्थान नंबर 3 के लिए भरेंगे। बहुत से कार्य वह दूसरों के डैश करता है, दूसरों के सहारे, दूसरों के प्रकार, दूसरों के लक्ष्य, दूसरों की स्थिति। तो ये तो देखते ही अपने आप गलत हो रहा है, दूसरों के सहारे करता है बहुत से कार्य। यहाँ पर राइट क्या है आपका? ऑप्शन ए है। अगले पर चलेंगे, रिक्त स्थान नंबर जो है 4 के लिए भरेंगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण डैश और लगन का परिचय दें, पूर्ण सहायता का परिचय दें, पूर्ण अकर्मण्यता का परिचय दें, पूर्ण विफलता का परिचय दें, पूर्ण तत्परता का परिचय दें। तो जो उचित हो जा रहा है उसी को आप यहाँ पर भरेंगे। वाक्य को पूरा करके देखा करो खुद से एक बार पढ़कर, तो आपको पता चल जाएगा कौन इसमें राइट हो जाएगा। उसके लिए उसे पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय देना पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगला और हिंदी का आखिरी क्वेश्चन, और स्वयं अपने सहारे से सिद्ध करने का डैश करें। आप किसी कार्य को स्वयं अपने सहारे सिद्ध करने का क्या करेंगे? पाठ करेंगे? नहीं। ध्यान करेंगे? नहीं। विकास करेंगे? नहीं। आप करेंगे प्रयास। स्वयं अपने सहारे से सिद्ध करने का प्रयास करें। तो राइट क्या है? ऑप्शन बी है, प्रयास। स्टूडेंट अब आगे शुरू होते हैं आपके जीके के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, और यहाँ पर भी आपको ध्यान से करना है। जो भी क्वेश्चंस आपके गलत गए हैं, किस लिए गलत गए हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसी प्रकार आप ऐसे ही रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस को भी देख पाएंगे। 1930 में डैश ने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किया। आप देखते ही बता दोगे अछूतों के लिए जो है कौन काम कर रहा था, ठीक है। MC राजा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो नासिक में जो है 1930 की बात हो रही है बच्चे, 2 मार्च 1930 की बात है, 2 मार्च 1930 की बात है। और याद रखेंगे ये प्रयास किया था, कालाराम मंदिरों में अछूत लोगों के प्रवेश पर जो है प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए प्रयास किया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर एक गलत लिखा है, कौन सा अनुच्छेद जो है हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? कौन सा एक अनुच्छेद ऐसे बोलना चाह रहे हैं, बताएं। यहाँ पर अनुच्छेद 51 का क्या जो है ये हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 370 नहीं, ये तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, विशेष जो है प्रावधान दिया था। अनुच्छेद 80 नहीं, यहाँ पर ये राज्यसभा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद नंबर 343। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 343 जो है हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, और जिसकी लिपि जो है देवनागरी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग। रानी रामपाल जो है फील्ड हॉकी से संबंधित है। ये खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, और इनका संबंध है हरियाणा राज्य से, ये भी आप लिखते चलेंगे, हरियाणा से है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है। किन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है? इन्होंने कर्नाटक संगीत को जो है बुलंदियों तक पहुंचाया, नाम बताओ। पुरंदरदास, धर्मराजा, त्यागराज, MD रामनाथन। तो राइट आंसर है स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए, पुरंदरदास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? पेरियार, कृष्णा, घाटप्रभा, महानदी। तो स्टूडेंट इडुक्की बांध आपको पता है पेरियार नदी पर है, और ये जल विद्युत से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताएं जरा। तारे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के बढ़ने के कारण, गर्म हवा के कारण। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये टिमटिमाते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी। अच्छा, तारे दिन में नहीं दिखाई देते का कारण पूछेगा तो फिर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, समझ गए यार। तारे आसमान में टिमटिमाते हैं कि पीछे का कारण है कि तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? अनटचेबल उपन्यास A.K. रामानुजन, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, K.R. श्रीनिवास अयंगर। तो राइट आंसर क्या है? अनटचेबल लिखा गया है मुल्कराज आनंद जी के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चे 1935 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1935 में जो है ये प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? द्वितीय अशोक, दूसरा अशोक। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए जो है बहुत सारे कार्य किए, अपने बेटे और अपनी बेटी को जो है श्रीलंका तक भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक इसी प्रकार जो है राजा कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म को बुलंदियों तक पहुंचाया, यानी बुद्धिज्म को जो है उसने बढ़ावा दिया। यहां तक कि उसने जो है चीन में, जापान में और मध्य एशिया के अन्य देशों में, इसके अलावा तिब्बत की बात करूं, तिब्बत में, ठीक है, इन सभी देशों तक जो है बौद्ध धर्म का प्रसार किया। यहां पर ये लिख लें, ठीक है, बौद्ध धर्म को प्रसार किया, इसलिए जो है उसे दूसरा अशोक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का प्रसार किया, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार किया, इसलिए उसे जो है दूसरा अशोक कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की थी? एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई पहाड़ी क्षेत्र में। पटना पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, भोपाल भी नहीं है और ना दिल्ली है। तो राइट आंसर क्या? ऋषिकेश है। ऋषिकेश पड़ता है बच्चे उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आसानी से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, ये जो है एम्बुलेंस सेवा, एयर एम्बुलेंस सेवा है, ये आप याद रखेंगे और जरूरत के वक्त जो है काम आ जाए। तो राइट आंसर क्या है? एम्स ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। किस दिन शुरू की थी? धन्वंतरी जी की जयंती के दिन शुरू की थी। धन्वंतरी जी की जयंती के अवसर पर, ठीक है, इन्होंने जो है इसको शुरू किया था, संजीवनी, जो कि एयर एम्बुलेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी भैया सेलुलर जेल। जल्दी से बताओ जरा, सेलुलर जेल भी कहते हैं काला पानी को ही। अभी कौन सी जगह थी? कच्छ की खाड़ी में, केरल अनूप झील में, लक्षद्वीप में, अंडमान द्वीप समूह में। तो आप कहेंगे अंडमान द्वीप समूह में थी सेलुलर जेल, या फिर कहें काला पानी की जेल। विशेष रूप से अंग्रेज लोग यहाँ पर राजनेताओं को जो है बंदी बनाकर भेज देते थे, ताकि वो समाज से कट जाए, कोई संबंध ना रहे बाकी समाज से उनका। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से चुनावी प्रतिनिधित्व से संबंधित था। मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित था? चुनावी प्रतिनिधित्व से संबंधित था। कौन से वाला था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ए है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन B12, विटामिन B3। तो राइट क्या है आपका? विटामिन B12। और बच्चे विटामिन B12 का अच्छा सोर्स क्या है? हरी सब्जियां, जैसे कि पालक होता है, पालक हो गया, सलाद हो गया, ठीक है, इसके अलावा चुकंदर, विशेष रूप से ये सब चीज विशेषता जो है चुकंदर को जरूर लिखेंगे विटामिन B12 के लिए। तो ये एकदम से राइट हो जाएगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इन सब चीजों से आपको विटामिन 12 मिल सकता है, B12 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 13, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखो, राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधान परिषद का मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि 6 वर्ष का होता है। स्टूडेंट प्लेलिस्ट में क्लासेस मौजूद है, अगर आप लोगों को क्लासेस देखनी है तो आपकी पॉलिटी की क्लासेस भी जो है आपके GRS चैनल पर मौजूद है, वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। डिटेल में सब कुछ सिलेबस पढ़ा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? बताएं जरा जल्दी से। राष्ट्रीय चिन्ह वो जो अशोक स्तंभ वाला है, ठीक है, जल्दी से बता दो जरा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1959। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 26 जनवरी 1950 को अपनाया है राष्ट्रीय चिन्ह को, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जिसे नेशनल एम्बलम भी कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बताएं यहाँ पर फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? सभी का आंसर आना चाहिए बच्चे। 178, 124, 176 या 155। तो भारत की रैंक रही थी इसमें 176वीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया? बताएं जरा जल्दी से, धातु कहां पर रखी गई आधुनिक आवर्त सारणी में? निचली पंक्ति में, बाईं ओर, ऊपरी पंक्ति में या दाईं ओर? तो ये रखी गई है धातुएं जो है इस आवर्त सारणी में बाईं ओर, लेफ्ट साइड। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लोकरंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? लोकरंग उत्सव नागालैंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? लोकरंग फेस्टिवल जो है जनवरी माह में मनाया जाता है, 26 से 30 जनवरी तक सेलिब्रेट होगा। ठीक है, 30 जनवरी तक जो है ये सेलिब्रेट होना है, और ये हमेशा सेलिब्रेट होता है कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल कहाँ है जल्दी से बता दो, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में। राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। स्टूडेंट मैं आपको बताते चलूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आप में से कुछ बच्चे नए जो भी जुड़े हैं, तो आपके आरपीएफ का पूरा सिलेबस, पूरी मैराथन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया आपके इसी चैनल जीआरएस कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। वो मैराथन क्लास आप जरूर देखें अगर आप आरपीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा पूरा डिटेल सिलेबस और उसके जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए गए हैं, वो सब कुछ प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस योजना के तहत पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? ऐसी कौन सी योजना थी जब हमारी सरकार ने जो है सार्वजनिक क्षेत्र से ज्यादा निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो राइट आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। बच्चे राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। ठीक है, उस काल में जो है राजीव गांधी की सरकार थी, और इन्होंने जो है निजी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जिससे हमारे समाज का विकास हो सके। 1985 से लेकर के 1990 तक जो है ये योजना चली थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी रिसेंटली जो है नियुक्त हुए हैं बच्चे, याद रखेंगे 11 नवंबर को इनकी नियुक्ति हुई 2024 में, और लगभग 6 माह का इनका कार्यकाल होने वाला है। 13 मई 2025 तक के लिए बने आइए, 2025 तक के लिए यहाँ पर आप लिख लें। बताओ जरा जल्दी से, एनवी रमन्ना नहीं है वर्तमान में, ना दीपक मिश्रा, ना ऐसे बोबड़े, अभी हैं कौन? संजीव खन्ना जी। तो राइट आंसर आपका संजीव खन्ना, ऑप्शन डी। 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ये इनकी नियुक्ति है, यहाँ पर नियुक्ति की तारीख लिखी है, अगर पूछेगा तो बता देना, वैसे इतना डीपली पूछेगा नहीं आपके जीडी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण डैश वृक्ष हैं, किस प्रकार के हैं? शंकुधर है, पाइनियर है, औषधि है, पर्णपाती है? तो साल और सागौन जो है ये पर्णपाती वन है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पर्णपाती। बच्चे अब यहां से शुरू होते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, तो सभी साथी जुड़े रहेंगे क्लास से और अंत तक देखेंगे। मैथ्स की क्लास भी है आपकी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं, आंसर करते रहेंगे फटाफट से। उस आकृति का चयन करें निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। बताएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं आकृति आपको जो है 5वीं आकृति दे रखी है, 5, छठी बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस आकृति को देखें, जो मैं कहना चाह रही हूँ, त्रिभुज जैसी जो नोक वाली आकृति है, यहाँ जहां अभी डॉट लगाया, इसको ध्यान से देखें। ये डॉट अगले क्रम में जब गया तो क्या 135 डिग्री गया आगे इसी दिशा में। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। फिर अगले क्रम में वापस यहां था ना, यहां से वापस इधर आ गया, यहां आ गया इसका कोना इस तरफ, जो कि यहां दिख रहा है आपको 135 डिग्री। अगले वाले में फिर 135 डिग्री गया, यानी इस क्रम में आ गया। फिर यहां से 135 डिग्री गया तो यहां आ गया। अगले क्रम में वापस 135 डिग्री जाएगा तो वो इस कोने पर आ जाएगा, यानी जो ये त्रिभुज जैसी आकृति है ये इस कोने पर आएगी। यहां दिख रही है, यहां पर ये गलत हो गया, इसमें यहां दिख रही है, ये भी गलत हो गया, इसमें यहां दिख रही है, गलत हो गया, यहां दिखी हुई है यहां पर, तो राइट है क्या आपका सी वाला। सी आकृति एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन ये, अच्छा सी वाली सही है तो फिर सी को आप चुन लेना, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है किस प्रकार से होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर करना क्या है, देखो ये श्रृंखला दी है 13, 19, 39 और 81 है, उसके बाद 153 और अगली वाली आपको बतानी है। 13 से 19 पर गया प्लस के हुए यहाँ पर 6, 19 से 39 पर गया प्लस हुए 20, 39 से 81 पर गया तो यहाँ पर प्लस हुए हैं 42, आगे जाएंगे यहाँ पर प्लस हुए हैं कितना, अच्छा 2, 72 आ जाएगा, 72 प्लस हुए। अब इनके बीच का भी अंतर निकाल लो, यहाँ पर प्लस हुए हैं 14, यहाँ पर प्लस देखूं तो 20 और 2 यहाँ पर हो गए 22, 22 प्लस हुए। अगले क्रम में देखूं तो यहाँ पर 30 प्लस हुए।
अभी भी अंतर कॉमन नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा, फिर से अंतर जाऊंगी। 14 से 22 पर 8 जुड़े, 22 से 30 पर 8 जुड़े, अब आ गए ना बराबर बराबर का अंतर। तो 30 में 8 और जोड़ लूं, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, 38 मिलेगा। अब 38 में 72 जोड़ूंगी, 8 और 2 10 की 0 हासिल जाएगा, 1 7 3 10 और 1 11, 110 मिलेगा मुझे यहाँ पर। अब 110 जुड़ेगा 153 में, तो बस जोड़ लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 110 जुड़ना है 153 में, 3 ये 5 1 6 और 1 और 1 2, 263 आपका आंसर। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम से सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ सबका हो गया होगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 3 दिए गए हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो जो संख्याएं दी गई है इन पर जो है आपको ये चिन्ह लगाने हैं, स्टार मार्क है जहां पर भी उसकी जगह संख्या क्या लिखी हुई है 1027, इधर स्टार की जगह खाली छोड़ दे रही हूँ। 359, फिर 2 है, 669 है, इधर 3 है, इक्वल टू के बाद 430 है और लास्ट में है 5। तो सबसे पहले जहां पर भाग दिया है वहां से शुरू करेंगे। भाग देखो जरा इनके बीच क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है। 9 3 12 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 17, ये 17 आ रहा है। इन दोनों का योग करूं 7 और 2 9 और 1 10 10। भाई ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा इससे, तो यानी पहले वाला तो हटा दो, अगले वाले को देखेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भाग है और यहाँ भाग है, लास्ट वाले में भाग है। इन दोनों के बीच भाग देखो जरा, 5 से भाग जाने पर 5 8 40 और इधर बचेगा 3 5 6 30 86 आ रहा है। इधर भी भाग है, यानी यहाँ पर भी भाग है। 3 से ये भाग जा रहा है क्या पूरा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 3 9, यानी यहाँ पर आएगा 223। फिर यहाँ पर भाग पूरा जा रहा है, तो एक बार पूरा करके देख लेते हैं। 1027 माइनस 359 इंटू में करना है क्या 2 और यहाँ करना है माइनस। इन दोनों की पहले में करूंगी गुणा, 2 निम 18 का 8, 2 पंजे 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल जाएगा, 1 2 3 6 और 1 7, 718 माइनस का 223 और ये 1027 में से आपको जो है घटाना है, बराबर आना चाहिए 86 के। इन दोनों को पहले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले को। 8 3 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 7 और 2 9, 941 ये रहा और यहाँ पर है क्या 1027। 7 में से 1 जाने पर जो है 6 और इधर ये 12 में से 4 जाने पर 8 और यहाँ 9 में से 9 कुछ नहीं बचा, 86 बराबर हो गया 86 के। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 86 बराबर 86 के हो गया। अगले वाले पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए भाग बी का अर्थ है बी की माता है। और समीकरण क्या दिया है, यदि समीकरण p भाग q माइनस एस प्लस के माइनस टी इंटू आर है तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है उसको चुनना है। अब आपको देखो फटाफट से यहाँ पर जो सही नहीं है उसको अब आपको चुनना है। कैसे चुनेंगे, गुणा का मतलब क्या था, यहाँ पर गुणा का मतलब इसने दे रखा था पहले वाला व्यक्ति पति, यानी ये प्लस का साइन लगा दूं इसमें, ये पुरुष के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, मैं हमेशा बताते आई हूँ, यानी आर पत्नी और उसका पति जो है वो टी है। माइनस के साइन का मतलब यहाँ पर क्या है पिता, तो ये पति के पिता यानी कौन है भाई, आर के ससुर हैं जो है के। अब प्लस के साइन का मतलब क्या था, प्लस के साइन का मतलब भाई है, पति के पिता के भाई हैं ये एस। माइनस के साइन का मतलब क्या था, माइनस के साइन का मतलब क्या था भाई, माइनस के साइन का मतलब था पिता, तो ये हो गए पिता, ठीक है। पति के पिता के भाई के पिता हैं ये। भाग के साइन का मतलब कौन है, ये माता है, ठीक है, ये माता हो गई। अब ये पूछ रहा है कौन सा समीकरण सही नहीं है। पहले वाले में देखो जरा, पहले वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, के आर का ससुर है, के आर का ससुर है क्या, हाँ देखो आर का पति टी और टी के पिता के, तो पति का पिता ही तो जो है ससुर होता है, बिल्कुल सही लिखा है ये तो। एस टी के पिता का भाई है, टी के पिता के और इनका भाई एस, तो ये टी के पिता का भाई हुआ, ये भी ठीक लिखा है। तीसरे में देखें पी जो है वो के की माता है, माता की माता का मतलब होता है नानी, ठीक है। अब पी को बता रहा है ये के की माता, के का भाई एस, इसके पिता क्यू और इनकी माता है ये, पिता की माता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर माता की माता लिखा है, तो ये गलत हो गया। इसने बोला था जो सही नहीं है उसको चुनो, फिर जो सही नहीं है उसको हमने चुना, तो फिर सी आंसर हमारा राइट हो गया। आगे तो सही लिखा है, क्यू जो है वो टी के पिता का पिता है, टी के पिता है के और इनका भाई है एस और इनके पिता का पिता क्यू है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है ये वाला भी। तो इसने बोला था जो सही नहीं है उसको चुने, ऑप्शन सी राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे कि दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित होता है। तो यहाँ पर देखें पहले वाले और दूसरे वाले के बीच का संबंध देखेंगे, टी एच वी डी यू, यहाँ पर लिखा है ये के एम एम आई एल, और अगले वाले में क्या लिखा है आर एच डी क्यू ई, और इसके बाद ये लिखा है आई
MUVV। और आपसे पूछ रहा है YZDWB का आपको बताना है कि क्या आएगा कोड। तो देखो जरा पहले वाले में देखें, T से K पर गया यानी 20 से जो है स्टूडेंट ये आया है 11 पर, 20 से 11 आने के लिए यानी माइनस हुए हैं 9, 8 से 13 आने के लिए प्लस के हुए हैं 5, 22 से 13 पर गया तो माइनस हो रहे हैं 9, और 4 से 9 पर आ रहा है प्लस हो रहे हैं 5, 21 से 12 पर आ रहा है तो माइनस हो रहे हैं 9। पहले 9 माइनस प्लस 5 9 माइनस ऐसे करना, बस और कुछ भी नहीं करना, आगे भी चल सकते हैं हम यहाँ पर। y आपका 25, 25 में से 9 आप घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 25 में से 9 जाने पर 16 मिलेगा, और 16 का मतलब क्या होता है P से आपका आंसर शुरू होगा, ये नहीं है आपका आंसर, ये भी नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पर J में से क्या करना है, प्लस के 5 करने, J 10 होता है, 10 5 15, 15 का मतलब क्या O, P के बाद O आएगा, तो इसी ऑप्शन में इसमें नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है B हो जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस के 9 करने हैं आपको, और इस प्रकार से D यानी कि अगर आप D को जो है संख्या बढ़ते हुए मान लो, Z के बाद फिर 26 के बाद 27 28 29 30 करोगे तो ये जो D है ये 30 हो जाता है, और W आपका 23 और 5 करोगे तो 28, 28 का मतलब हो जाता है यहाँ पर B, और यहाँ पर 30, 30 का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ माइनस करना था ना, D आपका जो है अगर 30 है, 30 में से 9 करूंगी माइनस, तो माइनस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 21, 21 का मतलब यहाँ पर U आ जाएगा, और ये B आपका जो है मानो 28, 28 में से माइनस के 9 करूंगी तो फिर मुझे यहाँ 19 मिलेगा, 19 का मतलब S होता है। PO से ही आपका आंसर मिल गया था, इतना करने मात्र से आगे जाने की जरूरत नहीं थी। POUBS आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से जो है संबंधित हैं जैसे कि दिए गए सेट में है, और इन संख्याओं को तोड़ना नहीं है। इसको पढ़ने में कभी भी अपना समय बर्बाद मत करना एग्जाम में या टेस्ट में, बस ये बात याद रखना, जो संख्या पूरी है, जैसे ये 19 है तो 19 को 19 मानना, 1 और 9 दो अलग अलग टुकड़ों में मत तोड़ देना इसे, बस ये कहना चाहता है आपसे। तो देखो हमेशा छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 19 6 दोनों छोटे हैं 114 से, इनके बीच कुछ हुआ होगा, गुणा भाग जो भी हुआ होगा, फिर 114 मिला। 19 का पहाड़ा पढ़ने लग जाओ तो 19 छिक्के 114, यानी 19 की गुणा हुई 6 में और मुझे मिला 114। यहाँ पर देखो 13 गुणा 6, 13 गुणा 6 करा मैंने, 13 छिंग क्या मिला मुझे भाई 78। हाँ बिल्कुल ठीक है, इनके बीच गुणा हुई है यहाँ पर भी। तो अब ऐसा ही ढूंढो जरा जल्दी से, पीछे की दोनों की गुणा अगले पहले वाले का जो है मान होगा। 10 गुणा 9 करूंगी 90, गलत। 14 गुणा 7 करने लग जाऊं, ये भी गलत, 343 नहीं होगा। और ये 3 गुणा 7 करूं तो 21, ये भी गलत। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 गुणा 15 बराबर होगा 375 के, यानी 5 पंजे 25, इकाई अंक पे 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ऐसे इकाई अंक से भी कर सकते, 4 सत्ते 28, इकाई अंक पे 8 आना था, यहाँ पर तो 3 है इकाई अंक पे, तो ये गलत था आपका, समझ गए। इसीलिए अब आगे देखेंगे राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी 25 गुणा 15 बराबर 375। अगला क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट आपके लिए, उस विकल्प का चयन करें जो पहली दूसरी और तीसरी संख्या से द्वितीय संख्या पैटर्न में उसी भांति संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या प्रथम पैटर्न संख्या में पहली दूसरी और तीसरी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर संख्या को देख लो फटाफट से। अब आप स्टूडेंट संख्या को देखोगे, 4 11 8 को क्या करा कि 52 बन गया। बड़ी संख्याओं की तरफ चलेंगे, छोटी से 4 और इसके बीच हुआ 11 गुणा, 11 चौक 44 प्लस करूं 8 तो क्या मिलेगा मुझे 52 मिलेगा। यहाँ पर 6 गुणा 17 करूंगी, 17 छिके 102, 102 में प्लस कर दूं 6 तो 108 मिलेगा। 108 राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी पहली वाली दोनों में गुणा और उसके बाद में जो है प्लस हो रहा है और बाद में मिल रही है हमें जो है चौथी वाली संख्या। समझ गए आप, राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भाई कॉरेस्पॉन्डेंस को लिखा है इसने NUTTRAXUPQRPNR, इनके बीच में देखने लग जाऊं ना अंतर बराबर नहीं है। C से N पर गया, 3 से 14 पर गया है तो यहाँ पर 11 जुड़े हैं। O आपका 15 है, 15 से U पर गया है तो 6 जुड़े हैं। भाई बराबर का अंतर तो आ नहीं रहा, इसके अगले क्रम में भी जा सकते हो। R से T पर जब गया है, R से T पर गया तो वो 2 जोड़ रहा है, फिर अगले से R से T पर जाने पर 2 जोड़ रहा है, यानी ये इसने अपनी मर्जी का कोड उठाकर लिख दिया, हमें पागल बना रहा है। ऐसे नहीं होगा भाई, ये इसने सीधे सीधे जो अक्षरों का यहाँ पर जो मान दिया है वही हमें भी रखना है। ढूंढने लग जाओ फटाफट से। आपको क्या ढूंढना है, SCOPE। ई इसमें कहां पर था, यहाँ पर था, 1 2 3 4 5वां अक्षर, यहाँ पर भी 5वां अक्षर आर होगा।
यानी लास्ट में आपका आंसर आर से खत्म होगा, इसे हटा दो। अब एस, एस से शुरू था ना, एस कहां पर है इसमें, छठे अक्षर पर है। छठे अक्षर का मतलब ए है, ए से आपका आंसर शुरू होगा, इसे भी हटा दो, ये एक्स से शुरू है। ठीक है, अब सी देखो, सी सबसे शुरू में है इसमें, और सी का मतलब एन है, यहां पर आएगा एन। ठीक है, सी का मतलब इसने एन दिया, तो यहाँ पर एक ए के बाद यू दे रहा है, इसे हटा दो, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। जो जिसका मान दे रहा है ना यहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मान दिए हैं उसने, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ए एन से आपका आंसर शुरू है, चाहो तो पूरा करके देख लो, आपकी इच्छा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता हो। सोना, कार्बन, धातु। देखो सोना तो धातु है, लेकिन कार्बन धातु नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसे धातु बनाने लग जाऊं तो ये सोना, ये कार्बन, लेकिन कार्बन तो धातु नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ये तीनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि सभी सोना जो है वो धातु होता है, ये तो निश्चित बनेगा ही बनेगा, सोना धातु के साथ आएगा ही आएगा। तो इसमें अलग अलग कर दिया, या कुछ धातु को सोना बना रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ सारे अलग अलग हो गए, तो ये भी गलत। राइट क्या है आपका, इसको धातु बना लो बाहर वाले को, और अंदर वाले को सोना बना लो। और ये वाला क्या है बच्चे, ये कार्बन है। समझ गए आप, यहाँ ऐसे कार्बन का गोला अलग बन जाएगा। इस तरह से आपका डायग्राम नंबर जो डी है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बड़े फेवरेट वाले क्वेश्चन है भाई। जिसको समझ नहीं आता ये क्वेश्चन, इससे जुड़ी हुई आरपीएफ की क्लास करा चुकी हूँ, इस तरह का चैप्टर आपका, और वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो जीडी के एग्जाम तो आप आसानी से दे आओगे। और इतने सारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए, लगभग 40 प्रैक्टिस सेट करा दिए, और उसके अलावा 25 प्रैक्टिस सेट अलग कराए थे, जिसमें जीके और रीजनिंग भी मैंने आपको कराई थी। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मौजूद हैं स्टूडेंट, वो क्लासेस अगर आपने देख ली तो जीडी के एग्जाम की रीजनिंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप कर लोगे। चलो जल्दी से बता दो फटाफट से। जब भी कथन कहता है, हमेशा इस बात को पढ़ने में अपना समय मत जाया करना कभी भी। एक बात ध्यान रखना, कथन हमेशा सही होते हैं, चाहे वो सामान्यतः सही होती हो बात ना होती हो। ठीक है, अगर कहने लग जाऊं रबड़ पे पिस्टन होते हैं, आप असल में होता है क्या पिस्टन रबड़ हो सकता है, आप कहोगे जी नहीं होता, तो असल में कुछ होता है नहीं होता उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है तो आपको मानना है कि बिल्कुल सही है कथन। सभी पिस्टन रबर हैं, जिसके साथ सभी लगता है स्टूडेंट वो अंदर जाता है, पिस्टन के साथ सभी लग रहा है, सभी पिस्टन क्या है, रबर है। लो जी, रबर को हमने कर दिया बाहर। आगे कह रहा है कुछ रबर नट हैं, कुछ रबर को मैंने बना दिया नट। ठीक है, कुछ रबर को क्या बना दिया, नट बना दिया, कुछ रबर को नट बना दिया। आगे कह रहा है सभी नट कैलिपर हैं। अब लो सभी जिसके साथ लग रहा है वो अंदर जाएगा, सभी नट जो है वो क्या है, कैलिपर है। लो कैलिपर बाहर आ गया। अब निष्कर्ष निकलेगा, कुछ कैलिपर रबर हैं, जी हाँ, जो इस हिस्से में है जहां डॉट लगा रही हूं वो कैलिपर रबर हैं, बिल्कुल सही है पहला। आगे कह रहा है सभी पिस्टन नट हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पिस्टन का नट से कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा गलत। सिर्फ पहला राइट है, तो पहला राइट है तो आप ए को चुनेंगे, और ए है आपका ऑप्शन ए एकदम सही। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर, कागज को मोड़ा और काटा जाए तो खोलने पर ये कैसा दिखाई पड़ेगा, जल्दी से बताओ। कागज को मोड़ दिया आपने, पहले कागज ऐसा था, फिर इस तरह हो गया, फिर 4 हिस्सों में और एक तह बन गई। जब खुलेगा ये यहाँ, और ये वाली आकृति जो है आपकी पलटकर ऐसे हो जाएगी अंदर की तरफ, ऐसे ही इधर से जाएगी, ये ऐसे अंदर को जाएगी, और यहां से भी इस तरफ से अंदर की तरफ चली जाएगी। लास्ट में इधर इधर भी 2 डॉट, इधर भी 2 डॉट बनेंगे, और ये इस तरह आकृति यहां आएगी। इतनी बात सुन लो खुलने के बाद, तो ये देख लेना अब जल्दी से जरा कौन से वाली में है ऐसा दिया हुआ। यहाँ पर ये 2 डॉट जो इधर वाले हैं दाएं बाएं वाले, ये गलत है, यहाँ बीच में कुछ भी नहीं दे रखा, जबकि बीच में बननी है ये आकृति, ये वाली। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर दाएं बाएं वाले जो है ये त्रिभुज हट गए, ये भी गलत हो गया। तो राइट क्या हुआ फिर आपका ऑप्शन जो है सी हो गया एकदम से सही जवाब। अगले पर चलेंगे भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और पास से जुड़े हुए क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा बताते आई हूँ 2 नियम याद रखने हैं। वो 2 नियम क्या, जब भी कोई 2 अंक अक्षर जो है कॉमन हो, तो आपको उन दोनों के अलावा अन्य के बारे में पता चल जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जब कोई भी एक कॉमन मिले तो वहां से पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहले और दूसरे पासे से यहाँ पर लेंगे, पासे चाहे वो 4 दे, 6 दे, 8 दे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी एक कॉमन हो ऐसा पासा ढूंढ लो। पहले और दूसरे में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है जी, 5 कॉमन है।
पहला पासा दूसरा पासा, दोनों से उठाकर 5 5 पहले लिख लिया। इसके बाद घड़ी की दिशा में आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 2, फिर यहाँ पर 5 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया यहाँ पर 6। तो किसके विपरीत कौन पूछ रहा था? 2 के विपरीत पूछ रहा था। 2 के विपरीत आएगा बच्चे 6। तो 6 राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक कूट भाषा में बोर्ड को इसने E55 लिख दिया, होवर को E83 लिख दिया, तो घोष्ट को क्या लिखेगा? एक चीज मुझे यहाँ देखने को मिली, ई के तुरंत बाद अगला और डी के तुरंत बाद अगला ई आता है, यहाँ ई लिया। यहाँ पर आर के तुरंत बाद अगला एस आता है, एस ले लिया। तो हमारा क्या लिखा हुआ था? घोष्ट लिखा हुआ था, GHOST लिख रहा था। घोष्ट में टी के तुरंत बाद क्या आएगा? यू आएगा। यू से आपका आंसर शुरू होगा बच्चे, जो भी होगा। ये नहीं हो सकता आपका आंसर, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इसने बोर्ड को 55 कैसे बनाया, इनके अंकों का योग करने लग जाओ, BOAR और D। यहाँ पर 2 + 15 + 1 + 18 + 4, यहाँ पर करने लग जाओगे 18 और 4 22, और 22 और 2 करोगे तो मिलेगा आपको 24 और 1 25, 25 और 15 करोगे मिलेगा 40। 40 से 55 कैसे बना होगा? तो 55 में से 40 को घटाओ जल्दी से, 15 का अंतर, यानी 15 और जुड़े हैं। जो भी मान आया योग हुआ 40 और 40 में जोड़ दिए 15, तो मुझे मिल गया 55। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे होवर में एक बार करके देखेंगे। HOVER को देखें फटाफट से। ये 18, इधर E 5 होता है, B 22 होता है, O आपका 15 होता है और H 8 होता है। इन्हें जोड़ देंगे फटाफट से, जल्दी जल्दी से। 15 और 5 20 और 20 40 और 40 और 20 करूंगी 60 और ये 8 68 हो गया। 68 83 से कैसे बना होगा? जरा जल्दी से देखो। 13 में से 8 5, यहाँ पर 7 में से 6 1 5, यानी यहाँ भी 15 जुड़ रहे हैं बच्चे। कुछ भी नहीं हो रहा, इनका योग हुआ 68, 68 में जोड़ दिए 15, तो आपको मिल गया क्या? 83। आपको घोष्ट का देखना है, GHOST घोष्ट। ये 7, ये 8, ये 15 और ये 19 और ये 19 और ये 20, ठीक है। इनको जोड़ डालो फटाफट से, फटाफट से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 8 7 15 और 15 कितने हो गए? 30 और 20 50 और 10 60 और 9 69। 69 में प्लस कर दूं 15, जल्दी से देखो जरा। 9 और 5 करूंगी तो 14 का 4, इकाई अंक पे 4, इसमें ऑप्शन नंबर डी में U84 आ जाएगा आपका आंसर बच्चे। U से शुरू और 84 पर खत्म। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? U84, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से सही जवाब। ये तो आपको समझाया है, और अगर आप इसे खुद से करेंगे तो और कम समय में ये हल हो जाएगा। अब देखो जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। फ्रेंच फ्रांस से संबंधित है, तो डच किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट आप कहेंगे कि फ्रेंच जो है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमें क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। ऐसे फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच कहा जाता है। डच कहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाएगा बच्चे? जल्दी से बताओ। स्वीडन के लोगों को डच नहीं कहा जाता, नॉर्वे के लोग नहीं, फिजी के लोग नहीं। हॉलैंड व नीदरलैंड के लोगों को, नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को जो है डच कहा जाता है। तो राइट क्या है आपका? हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर हॉलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी। अगले पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पर एक श्रृंखला दी हुई है आपको, 2 3 6 18 और क्वेश्चन मारो। अगले वाला तो बहुत बड़ा आ गया भाई, 1944। तो इतनी बड़ी कैसे बढ़ जा रही है ये? 2 3 6 18 और क्वेश्चन मार्क, और अगले वाली संख्या तो बहुत ज्यादा बड़ी है। कहीं ना कहीं गुणा हो रही है, जब ही संख्याएं बढ़ती नजर आती हैं। 2 और 3 की गुणा कर दी मैंने, यहाँ पर 2 गुणा 3 करा, मुझे मिला 6। अब अगले क्रम में 3 और 6 की गुणा करूंगी, 3 गुणा 6 करूंगी 18। इसके अगले क्रम में 6 गुणा 18 की गुणा करूंगी, 6 8 48। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा क्या? 8 और बचेगा 4, 6 कम 4 10, 108 आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, अब 108 में गुणा करूंगी इसके पिछले वाले की, यहाँ पर मैंने 108 लिया अगर, तो यहाँ पर इसकी गुणा करूंगी 18 की, तो 8 8 64, इकाई अंक पे 4, यानी ये 1944 आ रहा होगा। समझ गए आप? 108 में गुणा करी होगी 18 की, तो मुझे मिला होगा 1944। तो राइट क्या है मेरा? 108। इसने यही तो पूछा था, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा बच्चे 108। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
और ये बोल रहा है यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए, ये जो PQ है ये मिरर है यानी ये दर्पण है, यहाँ पर रखेंगे तो y बदलेगा, कुछ ऐसा सा हो जाएगा y पलट कर। ठीक है, अब देखो यहाँ तो टॉप बॉटम पलट दिया y का, यहाँ भी टॉप बॉटम पलट दिया, यहाँ भी लेफ्ट राइट पलटना था, y ऐसा हो जाना था, तो ये सिर्फ b में दिया हुआ है और b किस में है, b आकृति में है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्रदत्त चित्र में आयतों की गिनती कीजिए। आयतों की गिनती करनी है, आसानी से आप गिन सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 दिख रही है और यहाँ से यहाँ तक 2 दिख रही है, और इस पूरी को मिला लूं तो तीसरी मुझे दिख गई, और यहाँ से यहाँ तक जो है चौथी दिख गई। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ से यहाँ तक में कुल जो है 4 दिखी। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आकृति बन रही है तो यहाँ से भी आपको 4 मिली होंगी। आगे मैं आपको पेन बदलकर कलर बदलकर जो है दिखा रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। ये 4 आसानी से आपको दिख गई होंगी जो ब्लू कलर से मैंने बनाए। अब आप कहोगे इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरी, ठीक है, ये तीसरी 3 ये हो गई, और बच्चे एक सबसे बड़ी वाली ये पूरी ये चौथी हो गई, यानी एक और यहाँ से मिल गई। अब इसके अलावा फिर से पेन बदलकर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अब ये ब्लू वाली हटा दूं मैं यहाँ से यहाँ तक में एक और हो गई, जहां पर्पल कलर का पेन चल रहा है एक ये हो गई, और एक यहाँ से यहाँ तक में हो गई एक और। तो अब इन्हें गिन डालो फटाफट से। 4 और 4 करोगे आप 8, और 4 12, 12 और 4 ये वाली, ठीक है, 16 और 2 ये वाली, तो हो गई 18। समझ आ रहा है, 4 + 4 + 4 और फिर इसके बाद फिर से 4 और लास्ट में जोड़ लो 2, तो आपको मिल जाएगी टोटल 18 आकृतियां। राइट क्या है आपका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करती हूं आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कितनी आकृतियां मिली हैं, 18। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, मतलब छुपी हुई है और घुमाने की अनुमति नहीं है। आकृति जैसी दिख रही है, जिस भी शेप में, वो वैसी होनी चाहिए। इसमें नहीं है, बी में साफ दिखाई पड़ रहा है, डी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ ये रही यहाँ पर ये आकृति सी वाले में। समझ गए ना, सी वाले में है तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में। अगले पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों और खंडों की संख्याएं व्यक्ति की संख्या को दर्शाती हैं। बोल रहा है ऐसे कितने शिक्षक हैं, यानी ऐसे कितने टीचर हैं जो ना तो पुरुष हैं और ना ही स्नातक हैं। तो मतलब पुरुष कौन है, जो सर्कल में है, ठीक है, पुरुष नहीं होने चाहिए। 11 नहीं होगा आपका आंसर, ना 19 होगा आपका आंसर। आगे कह रहा है स्नातक नहीं होने चाहिए, मतलब जो इस ट्रायंगल शेप में वो भी नहीं होने चाहिए, बस शिक्षक होने चाहिए, तो 9 हो जाएगा आपका राइट। 9 किस में दिया हुआ है बच्चे, 9 जल्दी से देखो फटाफट से किस में है, 9 ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी एकदम से सही जवाब, 9 है शिक्षक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और रीजनिंग का तो ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद आप मैथ्स करेंगे। ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करे हुए बैठे हैं। उनमें से कुछ लोग कोने पर बैठे हैं और जबकि कुछ जो है भुजाओं के ठीक केंद्र में बैठे हैं। कैसी मेज है, ध्यान से देखो, वर्गाकार मेज है बच्चे। वर्गाकार मेज आपने बना ली, केंद्र की तरफ इन सबका मुंह है, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 लोग बैठेंगे कोनों पे और 4 ही लोग बैठेंगे बीच में, ये बात आपने रख ली। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जहां से जानकारी मिले वहां से शुरू कर लेना क्वेश्चन को। ए एक भुजा के केंद्र में बैठा, कहीं भी मैंने ए को बिठा दिया, भुजा के केंद्र में बिठाना है। बी ए के बाएं से तीसरा है, ए के बायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो कौन है बच्चे, यहाँ पर आ गया बी। आगे देखेंगे केवल 3 व्यक्ति बी और सी के बीच में बैठे हुए हैं। तो बी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, इधर से भी देखूं 3 और इधर से भी देखूं तो 3 आ रहे हैं बी और सी के बीच, यानी निश्चित तौर पर सी तो यहीं पर बैठा हुआ होगा। आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, एफ ना तो सी का और ना ही बी का निकटतम पड़ोसी है, यानी कि एफ यहां नहीं हो सकता, एफ यहां भी नहीं हो सकता, सी का निकटतम इधर तो ए है ही और यहां पर भी एफ नहीं हो सकता। तो ये एफ के ना होने की संभावना, एफ कहां कहां हो सकता है, एफ इस कोने पर हो सकता है या इस कोने पर हो सकता है। आगे चलेंगे, ई एफ के बाएं से तीसरा है। अगर मैं एफ को यहां रख रही हूं, इस पर जहां भी ये डॉट लगा है, तो यहां से बाएं तीसरा करूं, बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तो ए आ रहा है,
तो यानी F भाई यहाँ पर भी नहीं है। F के बाएं से तीसरा बनाने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? बाएं से तीसरा E है, तो E आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हुआ? आगे चलेंगे। D H के ठीक दाएं है, H के ठीक दाएं, H को यहाँ बताऊं और फिर D दाया, तभी तो यहाँ बैठ पाएगा, यानी इस कोने पर D बैठा हुआ है, इसके ठीक जो कि दाएं हैं। आगे कह रहे हैं G के दाएं स्थान से दूसरा कौन है? तो G के लिए एक जगह बचती है, वो है ये वाली, और G को यहाँ बिठा देंगे। G के दाएं से दूसरा कौन है? G के दाया पहला F और दूसरा है बच्चे A, तो A आपका आंसर है। A किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक बच्चे आपके जो है हिंदी के, जीके के और रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन आपको मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि सर कराएंगे, और अगर आप जो है वो क्लास भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जल्दी ही वो वाली क्लास का सोल्यूशन भी अभी आपको प्रोवाइड होगा। उम्मीद करती हूँ ये सोल्यूशन आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो भाई लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद सर आपको मैथ्स का सोल्यूशन भी कराएंगे। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe.